हेलो, नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक फंजाई जनरल कैरेक्टर्स। फंजाई यानी कवक और उसके सामान्य लक्षणों का अध्ययन हम आज की कक्षा के अंदर करेंगे। कवक से आप भली भांति परिचित हो। ये इसके कुछ विभिन्न रूप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप यह समझ सको कि कवक वास्तव में होते कैसे और दिखाई कैसे देते हैं। यह रूप आप सामान्यतः देखते हो बरसात के बाद। बरसात के बाद जमीन के नीचे से कुंभी या जिसे आप सांप की छतरी बोलते हो, ऐसी कुछ संरचनाएं बाहर की तरफ निकलती है। तो इस प्रकार ये छत्रक के जैसे दिखाई देने वाली संरचनाएं जो है ये कवक होती है। इसके कुछ अच्छे रूप भी आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी बारिश के बाद दिखाई देती है। सामान्यतया ऐसे स्थानों के ऊपर ये संरचनाएं होती है जहां पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पादप और जंतु है, उनके मृत और सड़े गले अवशेष जहां पर पाए जाते हैं, उन स्थानों पर ऐसी संरचनाएं सामान्यतया बरसात के बाद होती है और आपको दिखाई देती है। ये कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, कवक के फॉर्म्स हैं जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये जो इनके स्ट्रक्चर जो ये छत्रक कहलाती है, छत्रक या मशरूम जो है इन्हें कहते हैं। ये जिसे आप सांप की छतरी इस प्रकार से बोलते हो, ये वास्तव में कवक के फलनकाय होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है जो बरसात के बाद बनने वाली संरचनाएं हैं। और इनका अधिकांश भाग जो है ये जमीन के नीचे पाया जाता है। और जब इनके अंदर फ्रूटिंग होती है, जब इनके अंदर जनन होता है, उस समय इनके ये फलनकाय जो है ये बनते हैं और भूमि से बाहर ये दिखाई देते हैं। ये कवक का रूप दिखाई दे रहा है आपको। ये नीचे पेड़ जो है उसका तना है। तो कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो पेड़ के तनों के ऊपर होते हैं और इन्हीं से भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये कवक के कुछ रूप है जिनके आधार पर आप समझ सकते हो कि कवक जो है किस प्रकार की संरचनाएं है। कवक जो है यानी फंजाई, इसका उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे कहते हैं फंगस। फंगस का मतलब होता है मशरूम या छत्रक। तो इस फंगस नामक लैटिन भाषा के शब्द से कवक या फंजाई शब्द की उत्पत्ति होती है। कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। इसके अंदर हम कवकों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, इनकी संरचना का, कवकों के अंदर जनन का, उनकी विभिन्न प्रकार के प्रारूपों का, पूरे जीवन चक्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। माइकोलॉजी शब्द बना है दो शब्दों से मिलकर, पहला माइक्स प्लस दूसरा लोगोस। माइक्स यानी मशरूम, लोगोस यानी स्टडी या टू डिस्कोर्स। तो मशरूम का अध्ययन यानी कवकों का अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान के जनक जो है ये कहलाते हैं पी.ए. मिश्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नोवा प्लांटेरम जेनेरा 1729 में लिखी। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार के कवकों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था और इसीलिए पी.ए. मिश्री को फादर ऑफ माइकोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। भारत के अंदर कवक विज्ञान और कवकों से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों, प्लांट पैथोलॉजी यानी कवकों से होने वाले रोग का अध्ययन ई.जे. बटलर ने किया था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। कवकों के कुछ सामान्य लक्षणों की हम चर्चा करें तो कवक जो है इनका शरीर थैलस के समान होता है, थैलस लाइक। थैलस यानी ऐसा पादप स्वरूप जिसके अंदर जड़, तना और पत्तियां, रूट, स्टेम और लीफ, इनमें विभेदन नहीं पाया जाता है, ऐसा पादप स्वरूप कहलाता है, थैलस कहलाता है। तो कवक सामान्यतया थैलोफाइटा में वर्गीकृत किए गए हैं। शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई दोनों ही थैलोफाइटा के मेंबर है। थैलोफाइटा का मतलब इन दोनों का प्लांट बॉडी जो है ये थैलस के समान होता है, जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता, किसी प्रकार से रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। लेकिन एल्गी और फंजाई में बेसिक डिफरेंस पाया जाता है क्लोरोफिल का। एल्गी में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित उपस्थित पाया जाता है
जबकि कवकों में पर्णहृत अनुपस्थित होता है। तो पर्णहृत अगर उपस्थित है, थैलस लाइक प्लांट बॉडी है तो वो एल्गी है, लेकिन पर्णहृत अनुपस्थित है और थैलस लाइक प्लांट बॉडी है तो वो कवक होते हैं। जितने भी कवक होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब इनमें किसी भी प्रकार के संवहन तक नहीं बनते। वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का विकास इनमें नहीं होता है, इसलिए ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति यह काइटिन की बनी होती है, जिसे हम फंगल सेलुलोज भी कह देते हैं। तो काइटिन जो है इसकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, कवक जो है इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित पाया जाता है, यानी ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो एनिमल्स का मेन कैरेक्टर है कि एनिमल्स में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए भोजन का निर्माण नहीं करते। ये कवकों का लक्षण जो है एनिमल्स के समान है, लेकिन इसमें सेल वॉल की उपस्थिति इसे जो है, जो कि एनिमल्स का कैरेक्टर नहीं है, तो सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ही हम इसे पादपों के अंदर वर्गीकृत करते हैं। जितने भी कवक होते हैं ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः नहीं पाई जाती है। ये कवक जो है हेटेरोट्रोफिक होते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी, क्लोरोफिल इनमें अनुपस्थित पाया जाता है और इस क्लोरोफिल के अभाव में इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और इसीलिए अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं और भोजन के लिए चूंकि अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं, अतः ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। कवकों की उत्पत्ति जो है डेवोनियन काल में या ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हुई थी और कवक जो है कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं। पृथ्वी के अंदर प्राय सभी आवासों के अंदर कवक जो है ये उपस्थित पाए जाते हैं। कवक जो है इनका पादप शरीर जो है छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बना होता है। ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे तंतु जो है ये यहाँ पर उपस्थित है। ये इनके रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर भी उपस्थित पाया जाता है। तो ये जो तंतु जो है कवक तंतु, इन कवक तंतुओं को बोलते हैं हाइफी। हाइफी यानी कवक तंतु। तो कवकों का पूरा शरीर जो है इन छोटे छोटे जो कवक तंतुओं से बना होता है। ये कवक तंतु जो है अत्यधिक शाखित पाए जाते हैं और ये कवक तंतु मिलकर जिस जाल का निर्माण करते हैं उस जाल को कहते हैं माइसीलियम। तो इस प्रकार इन कवक तंतुओं से मिलकर बना हुआ जाल ये कहलाता है माइसीलियम। तो सामान्यतः इन कवक तंतुओं का जाल जो है ये भूमि के नीचे मिट्टी के अंदर कवक तंतुओं का जाल बनता है, तो ये हाइफी जो है इसके नीचे माइसीलियम का निर्माण करते हैं। लेकिन बारिश के पश्चात या जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है उस समय ये कवक तंतु जो संघनित होकर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो सामान्यतः में हमें भूमि से बाहर दिखाई देती है। तो ये माइसीलियम जो है, लेकिन जब ये अन्य पादपों या जंतुओं को संक्रमित करते हैं उस समय यह माइसीलियम जो है इन पादपों या जंतुओं के शरीर के अंदर निर्मित होता है। और जब यह अंदर निर्मित होता है उस कंडीशन में ये दो प्रकार का होता है, या तो इंटरसेलुलर होगा अथवा इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश पाया जाता है, इस अवकाश के अंदर अगर कवक जाल निर्मित होता है, माइसीलियम बनता है, तो इसे इंटरसेलुलर माइसीलियम कहते हैं। लेकिन अगर यह माइसीलियम कोशिकाओं के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए कई बार माइसीलियम के कुछ भाग जो है कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसी कंडीशन में से इंट्रा सेलुलर माइसीलियम। ये कवक तंतु जो होते हैं ये भी दो प्रकार से होते हैं, सिनोसिटिक एंड सेप्टेट। इसके अंदर दो प्रकार की फॉर्म पाई जाती है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि ये जो कवक तंतु होते हैं इनमें किसी भी प्रकार से पट का निर्माण नहीं होता है, सेप्टम नहीं बनते हैं, तो यह कोशिकाओं में विभाजित नहीं होते हैं। पूरे कवक जाल के अंदर, पूरे कवक तंतु के अंदर असंख्य केंद्र बिखरे होते हैं और इस असंख्य केंद्रकों की उपस्थिति से इसे कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो ऐसे पटहीन कवक जो है जिनमें पट नहीं बनते उन्हें पटहीन कवक बोलते हैं और ये सिनोसिटिक होते हैं क्योंकि इसके कवक तंतुओं में असंख्य केंद्र पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं सेप्टेट, यानी इनके अंदर सेप्टम निर्मित होते हैं। सेप्टम निर्मित होने से इस कवक तंतु या हाइफी के अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब ये सेप्टम बनते हैं तो सेप्टम भी इनमें दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के सेप्टम होते हैं सिंपल। सिंपल यानी सामान्य प्रकार के पट होते हैं जो कि जिनसे कोशिकाएं जो है अलग अलग निर्मित होती है। लेकिन कवकों में एक विशेष प्रकार के सेप्टम पाए जाते हैं। इन सेप्टम को कहते हैं डोलीपोर सेप्टम, यानी डोलकाकार
पट कहते हैं। ये इस प्रकार से बनते हैं। ये कवक की एक कोशिका है, ये कवक तंतु की दूसरी कोशिका। इनके बीच में इस प्रकार से पट बनता है। इस पट के बीच में होता है छिद्र उपस्थित होता है, लेकिन इस छिद्र के ऊपर जो पट बना है, इस पट के जो सिरे होते हैं, छिद्र के जो सिरे होते हैं, इनके ऊपर स्खुलन पाया जाता है, जिससे ये थोड़े से फूले होते हैं। तो इस प्रकार से फूले हुए सिरे यहाँ पर पाए जाते हैं, और इनसे बीच में जो अवकाश बनता है, इस अवकाश को बोल देते हैं पोर, यानी छिद्र बोल देते हैं। लेकिन इस पोर के किनारे जो है इस प्रकार से फैले होते हैं, और इसके ऊपर एक छोटा सा आवरण पाया जाता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या मेम्ब्रेन से बने हुआ एक आवरण पाया जाता है। इसे पोर केप या पेरेंथोसोम कहते हैं। और इस पोर केप या पेरेंथोसोम की वजह से इस कोशिका से इस कोशिका के बीच में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विनिमय का नियंत्रण जो है ये किया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं सोलन रिम, यानी तो सेप्टम जो है, सेप्टम के किनारे जो है ये फूले हुए होते हैं। तो इस प्रकार की पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं डोलीपोर सेप्टम कह देते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इस प्रकार के विशेष प्रकार के पट जो है कवकों के एक वर्ग में बनते हैं, जिसे बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग कहते हैं। तो कवकों का बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग जो है उसके अंदर इस प्रकार के वलयाकार सेप्टम निर्मित होते हैं, और इन्हें कहते हैं डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। कवक जो है, कवकों के अंदर केंद्रक सामान्य यूकैरियोटिक प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन कोशिकाओं के अंदर सामान्यतया एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित है, तो ऐसी कोशिकाएं कहलाती है मोनोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। लेकिन कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनकी एक कोशिका में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे डाई कैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। कैरियोन, कैरियोटिक शब्द बना है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब केंद्रक, मोनो मतलब एक, कैरियोन मतलब केंद्रक। तो एक केंद्रक, डाई मतलब दो, कैरियोटिक यानी कैरियोन दो केंद्रक, पॉलीकैरियोटिक यानी पॉली मतलब बहुत सारे, कैरियोन मतलब केंद्रक, यानी एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित है, जैसे बहुकेंद्रकीय या पॉलीकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सभी सेल ऑर्गेनल जो है ये कवकों में उपस्थित होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक के अलावा सभी प्रकार के केंद्रक, सॉरी ये सेल ऑर्गेनल जो है कोशिकांग इनमें उपस्थित पाए जाते हैं। इनमें संचित भोजन जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। एनिमल्स के समान इनमें ग्लाइकोजन जो है संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं जो है, इनके गैमिट्स जो है इनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, या जूस्पोर जो है इनमें फ्लैजिला बनते हैं। तो ये भी केवल लोअर फंजाई के अंदर, जो कि निम्न वर्ग के फंजाई होते हैं, उनके गैमिट्स या जूस्पोर जो है इनमें फ्लैजिला जो है उपस्थित पाए जाते हैं। जबकि हायर फंजाई जो है इनकी कोशिकाओं में भी, सामान्य कोशिकाओं में या गैमिट्स और जूस्पोर में कहीं भी फ्लैजिला उपस्थित नहीं पाए जाते। तो ये हम आज की क्लास में कवकों के कुछ सामान्य लक्षणों का अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम इन लक्षणों को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में इसे पूरा करना संभव नहीं है। तो अगले क्लास में इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।